Hello students, how are you all? In this video, I will explain two terms. First one is receipts and classification of receipts. Second one is expenditure and classification of expenditure. So let's start with the meaning of receipts. So receipt is the amount received or receivable for selling assets, goods or services. So basically any amount, either it is by selling goods or services or by selling any asset. Asset mean fixed asset or current asset. So any kind of amount which is receivable by selling anything, it's receipts. And further it is classified into two parts. First one is capital receipts and the second one is revenue receipts. So first one is revenue receipts. So meaning of revenue receipts is the same. What is the meaning of revenue? Which means any amount received or receivable in the normal course of business. So it can be like selling of goods and services, or commission and any fees received for services rendered, and any interest and dividend received on investment. Basically revenue receipts are recurring in nature, or it is routine in nature. जो business के operation के दौरान रेगुलरली कोई भी रिसीट हो रही हो, उसको रेवेन्यू रिसीट ही बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसीट को हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं क्रेडिट साइड पर। सेकंड इज कैपिटल रिसीट. So it is the amount received or receivable against transactions which are not revenue in nature. मतलब जो उन ट्रांजैक्शन से रिसीट्स होना जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, मतलब जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो नहीं आएगा इसमें। और दूसरा वो रेकरिंग नेचर की नहीं है, रूटीन नेचर की नहीं है, और वो कभी कभार ही होती है। जैसे कि एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट्स को तो हम कभी कभार ही सेल करते हैं, हम वो रूटीन नेचर का नहीं है फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज करना। तो उसको सेल करके एनी अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय द एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन इज कैपिटल रिसीट, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर्स. सो अगर प्रोपराइटर मतलब ओनर कोई भी अमाउंट लेके आ रहा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल की फॉर्म में, तो वो भी कैपिटल रिसीट है। और अगर बिजनेस में लोन के थ्रू भी कोई अमाउंट आ रही है तो दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल रिसीट. तो ये सब रिसीट्स जो हैं वो रूटीन नेचर की नहीं है. कैपिटल रिसीट्स आर ऑलवेज शोन इन दी बैलेंस शीट. सो दीज रिसीट्स, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट्स हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं, कैपिटल रिसीट्स को हम हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं. Second is expenditure. Meaning is any disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. तो इसमें सबसे पहले ये है कि कैश का ट्रांसफ़र होना या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना या लाइबिलिटी इंकर हो जाना दो पर्पसेस के लिए. पहला पर्पस तो ये कि या तो हम उससे एसेट्स बाय कर रहे हैं, दूसरा या हम उससे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमने आगे सेल करना है. अगर तो हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस भी था, जो हमने एक्सपेंस की मीनिंग में पढ़ा था वही है. लेकिन एक्सपेंडिचर में एक चीज़ और आ गई कि हम उसमें एसेट्स भी एक्वायर कर रहे हैं. एसेट्स सिर्फ करंट एसेट्स नहीं, फिक्स्ड एसेट्स भी. ठीक है, तो इसका एक और मीनिंग भी है that it is a type of payment for the receipt of a benefit is termed as expenditure. तो कोई भी ऐसी पेमेंट करना जिसके लिए हम कुछ बेनिफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर. अब वो बेनिफिट ऐसा हो सकता है कि वो विद इन 1 ईयर भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है वो बेनिफिट आगे आने वाले लंबे टाइम तक चले. अगर तो वो विद इन 1 ईयर ही हो रहा है तो वो एक्सपेंस का मीनिंग ही है जो हमने एक्सपेंस में पढ़ा था. विद इन अ ईयर उसका बेनिफिट आ जाता है, और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी वही मतलब है. तो फटाफट से मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड. मतलब एक ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, या जिस साल में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर अंदर हमें हो जाएगा. जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मैं 1 साल के अंदर उसको बेच के रिसीव कर लूँगी. सैलरीज़, 1 महीने के एंड में हम सैलरीज देते हैं तो हम उससे काम भी ले लेते हैं. रेंट, जैसे कि मान लो मेरी फैक्ट्री का ही कुछ एरिया है जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो वो उसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ उस एरिया को. ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए.
और इसका बेनिफिट भी मुझे आने वाले 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो ये सब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये सब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आते हैं। एक चीज़ और, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग हमारा एक्सपेंसेस का मीनिंग ही है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। और इसमें एक और चीज़ समझने वाली ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होती, लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। मतलब ये वो वाले खर्चे हैं जिससे हमारी स्टेबिलिटी अर्निंग की बनी रहती है और ये करने ज़रूरी है। बेसिकली मेंटेन रखते हैं हम अर्निंग कैपेसिटी को। नाउ एक्सपेंडिचर का सेकंड क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिससे कि हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं या फिर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हो सकता है हमने न्यू लैंड परचेज़ कर ली, बिल्डिंग परचेज़ कर ली, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग हमने परचेज़ की हुई थी लेकिन हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर ली है जिससे कि हमें आने वाले सालों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिससे हमें बेनिफिट आने वाले लंबे टाइम तक रहेगा, मतलब बहुत सालों तक इसका बेनिफिट हमें रहेगा, इसलिए हम इसको एसेट्स बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें समझने वाली ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने से कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर लिया है। ठीक है, उसके एसेट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उन सब, मान लो कि पहले उसके पास 2 मशीनें थी लेकिन अब उसने एक और मशीन खरीद ली, तो अब वो 3 मशीनों को यूज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है या तो हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं या फिर फिक्स्ड एसेट की मॉडिफिकेशन हो रही है। ठीक है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए किए जाते हैं ताकि बिजनेस डेली अच्छे से रन हो सके। बेसिकली डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सेकेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है ताकि अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की इंक्रीज़ हो सके। जैसे कि पहले 2 मशीनें थी और अब 3 है, तो अर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, अब 3 मशीनें मिलकर काम करेगी। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए किए जाते हैं ताकि अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखा जा सके। जैसे कि एसेट्स की एफिशिएंट वर्किंग, ऑर्डर में रखने के लिए उसकी ग्रीसिंग करना, उसकी सर्विसिंग करना, उसकी रिपेयरिंग करना। थर्ड इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट है वो काफ़ी सालों तक हमें होता रहेगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। लास्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ deferred revenue expenditure. So there are some expenditures which are in revenue in nature, but उनका बेनिफिट जो है वो 1 साल के अंदर नहीं, आने वाले कई सालों के अंदर उसका बेनिफिट हमें रिसीव होने वाला है रेवेन्यू की फॉर्म में। बट वो एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी इतनी बड़ी होती है कि हम उसको 1 ही साल के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरे प्रॉफिट्स इमीडिएटली कम शो हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आने वाले कुछ सालों तक रहने वाला है, तो इसलिए भी हमें इतनी बड़ी अमाउंट को 1 ही साल के अंदर ही प्रॉफिट्स के मतलब को कैलकुलेट करने के वक्त उसमें से डिडक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंडिचर की अमाउंट को जितने साल उसका बेनिफिट वो देगा, मतलब एक्सपेंडिचर, उतने सालों में डिवाइड कर देंगे और हर एक साल हम कुछ कुछ पोर्शन ही एक्सपेंडिचर का रिटर्न ऑफ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, एक फर्म है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसने 2 लाख रुपीज़ की एडवर्टाइजिंग भी की, सो दैट प्रोडक्ट को सब जाने और प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हों। अब वो 2 लाख का जो एक्सपेंडिचर है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से उस प्रोडक्ट को आने वाले 4-5 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है। मान लीजिए कि आने वाले 4 साल तक उस एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट रहेगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे और हर साल 50,000 रुपीज़ को हम रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एज एक्सपेंस शो करेंगे 50,000 का, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड शो करेंगे। जैसे कि 2 लाख के एक्सपेंडिचर्स हुए थे
तो 50,000 हमने फर्स्ट ईयर क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड शो कर दिया, और 2 लाख में से 50,000 गए तो कितना रह गया, 1,50,000। 1,50,000 का एसेट के अंडर हम शो कर देंगे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट करके है, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या होगा, 50,000 फिर से हम रिटर्न ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखकर, और बैलेंस शीट में कितना रह जाएगा, 1,50,000 माइनस 50,000 विच इज़ इक्वल टू 1 लाख। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बैलेंस शीट में उसकी अमाउंट को जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए हम रिड्यूस करते रहेंगे, और 50,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एज एक्सपेंडिचर शो करते रहेंगे। हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के अंडर एसेट्स में इसलिए भी शो करते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में अब कंपनी को एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ेगी जब तक कि उस एडवर्टाइजिंग का इम्प्रेशन रहेगा लोगों पर। सो यहाँ पे इसने एसेट का भी एक तरीके से काम कर दिया, सो इसलिए भी हम उसको एसेट के अंडर शो करते हैं। सो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये सब मैं पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। बाकी की टर्म्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।